ये वीडियो लेसन उन हजारों लाखों बच्चों के लिए है जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सीरियस हैं पर वो वीक हैं। इसी वजह से एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो जाती है स्ट्रक्चर्स के रूप में। जब भी वो किसी टेंस को सीखते हैं उनके सामने 6 स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं कि आप पहले इनको रटो, उसके बाद इस पर ट्रांसलेशन करो। जैसे ही टेंस नेक्स्ट आता है फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। वो मॉडल्स पढ़ते हैं वही प्रॉब्लम है, टेंस पढ़ते हैं वही प्रॉब्लम है, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वही प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर से एकदम फौज खड़ी हो जाती है। बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है कि मैं मीनिंग्स याद करूं, एडजेक्टिव्स याद करूं, स्ट्रक्चर याद करूं या क्या क्या याद करूं। और जब फ्लुएंसी की बात आती है तो अटक अटक के बोल रहे होते हैं क्योंकि यही प्रॉब्लम रुकावट बन के उनके सामने खड़ी होती है स्ट्रक्चर की। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होगी। देखिए, जब आपको इंग्लिश बोलना होता है तो आपके दिमाग में कोई भी हिंदी आएगी, वो हिंदी अफर्मेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्वेश्चन हो सकती है, WH फैमिली से हो सकती है, या वो मॉडल्स हो सकते हैं, वो टेंस हो सकता है, वो पैसिव वॉइस हो सकता है। किसी भी तरह का सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा और हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हिंदी मेरे दिमाग में आई सीधा इंग्लिश निकल जाए। वैसे चाहिए तो ये होता है कि डायरेक्ट इंग्लिश ही आए और इंग्लिश हम बोल लें, पर ये कमजोर बच्चों के सीखने का प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये वीडियो लेसन बहुत बड़ी हेल्प करेगा क्योंकि हजारों स्ट्रक्चर रटने से, प्रैक्टिस करने से आप बचेंगे और आपके दिमाग को एक आसान रास्ता मिलेगा कि यहां पर सोचा और इंग्लिश को निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको समझ में आई कि हम किसी भी हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अब अलग अलग टेंस पे जाकर प्रैक्टिस करना ये थोड़ा बहुत बोरिंग और बहुत प्रेशर वाला काम होता है, पर इसे आसान करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम को, देखो अब आपके सामने आ रही वो प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं। जब वो पहला टेंस सीखना शुरू किया इंडेफिनिट टेंस, तो 18 स्ट्रक्चर सामने खड़े हो गए। अगले टेंस पे गए फिर से स्ट्रक्चर आ गए। अब देखो, आप समझो कितना स्ट्रगल है बच्चों के सामने, उन्हें कितने स्ट्रक्चर रटने पड़ते हैं, पर अब नहीं रटना पड़ेगा। अब देखो कितने स्ट्रक्चर हैं, आप परफेक्ट में पहुंचे तो वो स्ट्रक्चर हैं, आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गए तो स्ट्रक्चर हैं, आप जैसे ही पैसिव वॉइस में एंट्री करते हैं फिर से स्ट्रक्चर सामने आ जाते हैं, कंटीन्यूअस में आते हैं, फिर से परफेक्ट के पैसिव में आते हैं, मॉडल शुरू हो जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर कितने रट्टा, कितने हम रटें, कितने हम प्रैक्टिस करें, लेकिन अब आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा और ये सब आप खुद बनाएंगे। आपने कभी भी स्ट्रक्चर ये नहीं बनाए हैं चलेगा, पर आप इस कॉन्सेप्ट से जो मैं बताने वाला हूं आप कोई भी स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बनाओगे। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के तैयार हो जाओ, एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हो। अब इसके बाद आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एक प्रॉब्लम जड़ से आज खत्म हो जाएगी। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने में चाहिए क्या होता है, ये कमाल है सिर्फ 6 वर्ड्स का, 6 सेंटेंस और 6 वर्ड, बस ये समझ गए आप तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनेगा। वो तरीका क्या है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें एक सब्जेक्ट आता है, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नॉट आ रहा होगा, एक वर्ब होगी, वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या ING फॉर्म हो, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और अगर वो क्वेश्चन WH वाला है तो WH वर्ड होगा। ये कमाल है इन 6 वर्ड का बस, और आपको सीखना है इन 6 वर्ड की सही पोजीशन जो किसी भी टेंस में, किसी भी पैसिव वॉइस में, किसी भी मॉडल के स्ट्रक्चर में लागू होता है। अब आपकी नजर, अब आपको पहले बता देते हैं अच्छे से कि ये क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ एस लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, काम हो रहा है सीखने का, कौन सीख रहा है, हम, तो ये सब्जेक्ट है। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। आमतौर पे बच्चे जानते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम सब्जेक्ट होता है, पर नाम सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बस वो कार्य कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब देखो नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख देते हैं, HV लिख देते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में, ये देखो सिर्फ 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इंक्लूडिंग मॉडल्स, जो आपको याद रखने, इन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो रेड कलर में लिखे हैं स्पेशली इन्हें मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स भी बोल देते हैं कभी कभी, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये सेंटेंस है, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। तो दूसरा
पॉइंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। बिल्कुल ध्यान रखना, इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इनके बाहर कोई वर्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तीसरा, अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो बस इंग्लिश में क्या लगा देंगे, नॉट। ये बहुत सिंपल है, याद रखेंगे हम। फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं वी। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकंड, थर्ड आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस। 5 फॉर्म होते हैं। हर टेंस में अलग अलग फॉर्म आ रहा होता है। जिस चैप्टर में जो फॉर्म आता है उसे फॉलो करना होता है। जैसे कि हमने कोई टेंस पढ़ा जिसमें गो आ रहा है, पर कहीं सेकंड फॉर्म की जरूरत है तो गो नहीं लगा सकते हैं, वेंट लगाना पड़ेगा। कहीं पर थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो गॉन लगाना पड़ेगा। आईएनजी चाहिए तो गोइंग लगाना पड़ेगा, और एस, ईएस, आईएस चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, गोज लगाना पड़ेगा। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको फॉर्म बनाना नहीं आता है, बाय चांस आपको नहीं ज्यादा आते हैं और आप वीक हो, तो एक वीडियो बना रखा है मैंने, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। उसमें भी एक इसी तरह का कमाल है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हजारों हजारों वर्ब्स की फॉर्म आपको आसानी से याद हो जाएंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। राइट, अब देखो वर्ब समझ में आया कि हर टेंस में, किसी टेंस में V3 होगा, कहीं V2 होगा, कहीं ING होगा, इसका ध्यान रखेंगे हम। नंबर आ गया फिफ्थ, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, काम हो रहा है सीखने का, कौन सीख रहा है, हम। पर काम सीखने का किसके ऊपर हो रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर हो रहा है, अंग्रेजी के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द ऑब्जेक्ट है। जब ये हमें पता रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, WH क्या है, वर्ब क्या है, तो स्ट्रक्चर में उन शब्दों की इंग्लिश रखने में काम आता है, ध्यान रखना। राइट, अब आता है लास्ट 6th नंबर, WH वर्ड्स। आप बहुत अच्छे से जानते हो, What, why, where, how, who, which, how much, how many। जैसे लिखा है हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों आ गया है। ये 6 वर्ड का कमाल है। 6 सेंटेंस सीखेंगे हम, और कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी भी मॉडल का स्ट्रक्चर बनाएंगे बिना रटे। वो जितने स्ट्रक्चर की लिस्ट देखी थी, आप सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, वो भी बड़े आसानी से, रटने की बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस की शुरुआत होती है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आपके दिमाग में आए हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ड्स ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। आप ऐसे मत सोचना कि गो, कम, प्ले, ईट, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन्हें सिर्फ वर्ब कहते हैं। राइट, इन्हें क्या कहते हैं, वर्ब। और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, वो भी हम देखेंगे। अब लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। नॉट, नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, नॉट और WH वर्ड। टोटल इतना कमाल है, इतने वर्ड्स का कमाल है। तो अब शुरू करते हैं वो स्ट्रेटजी जिससे आप किसी भी टेंस का, पैसिव वॉइस का, मॉडल का स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बना सकते हो। हम शुरू करते हैं वो स्ट्रेटजी जो आपको चाहिए। लेकिन आपको एक और चीज जाननी जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो 24 ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पर इनका एक दूसरा रूप भी होता है, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि कमजोर बच्चे थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको लगता है ये कैसे हो गया, ये तो कुछ और था, हमने तो कुछ और सीखा, यहाँ कुछ और लिखा है। तो ये जानना भी जरूरी है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिए, पर कुछ हेल्पिंग वर्ब आपने ऐसे भी देखे होंगे, जैसे यहाँ लिखा है हैज हैव, लिखा है हैज हैव, तो आपने पढ़ा होगा हैज हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया हैड, यहाँ पर आपने पढ़ लिया हैड, यहाँ पर लिखा हैड बीन, यहाँ पर इज एम आर लिखा है, पर यहाँ पर लिखा है इज एम आर बीइंग। विल बी, विल हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन। तो ये जो इनके साथ में बीन लगा है, बी लगा है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, पर प्रायोरिटी में सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। आपको बस यहाँ से इतना समझना है कि इनके साथ में दूसरा हेल्पिंग वर्ब कई बार बी, बीन, बीइंग, हैव या हैव बीन भी लगता है, पर हमारी प्रायोरिटी हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे स्ट्रक्चर सामने आएगा तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, पर अगर आपने यहां पर मेरी बात समझ ली कि आपके मेन हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं, इनके साथ जो लगा हुआ नेक्स्ट वर्ड है, हैव बीन है, हैव बी है, ये लगा रहेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा फोकस रहेगा ये मेन हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा दूसरा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हमें फोकस नहीं करना है।
बात समझ में आ गई? तो अब शुरू करते हैं आपको वो स्ट्रक्चर बताना जिससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए जड़ से। देखो, हजारों स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं, करने कितने हैं हमें सिर्फ 6 स्ट्रक्चर सीखने हैं। और सच बताऊं तो 6 भी नहीं सीखने हैं, सिर्फ 3 स्ट्रक्चर सीखने हैं हमें। 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं और तीनों में नॉट 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 लगा के हम 6 कर देते हैं। समझदार बच्चा ये भी समझ जाएगा कि 6 नहीं 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। पर कोई बात नहीं, हम 6 को सिखाएंगे क्योंकि वो आपको अच्छे से आ गया ना, एक बार आ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर सबसे जरूरी बात, बच्चा जो वीक होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, सर ये तो बताओ किस तरह की हिंदी होगी जिसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इन 6 स्ट्रक्चर से, समझ सकता हूं मैं। तो आपको पहले उस हिंदी से परिचय करवा देते हैं। जैसे आप जब सेंटेंस बनाते हो अफर्मेटिव, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिया है, रहा है रही आता है। जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, पहला सेंटेंस हिंदी में, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या होगा, इसमें नहीं लगा देंगे, दूसरा बन गया हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो पहले में नहीं लगाने से दूसरा बना, तो देखा जाए तो सेंटेंस एक ही है, नहीं तो लगा ही सकते हो ना। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, तुम नहीं लगा लोगे उसमें। तीसरा क्या होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, क्या लगा दो इसमें, शुरू में क्या लगा देंगे हम, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया तीसरा स्ट्रक्चर। इसी में नहीं लगा दो, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, लो चौथा बन गया। अब आपकी नजर में 4 स्ट्रक्चर होंगे पर मुझे लगता है 2 ही है। मेरा था एक हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, फिर नहीं लगा लिया, फिर क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, फिर से नहीं लगा लिया। अब देखो 5वां स्ट्रक्चर, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, WH वर्ड आ गया, क्यों सीख रहे हैं, इसमें नहीं लगा दिया, हमारा 6 नंबर का आ गया। तो इस तरह से जैसे हिंदी बनी 1 से 6, एक ही हिंदी थी पर हमारे 6 तरह से हम बात करते हैं इंग्लिश में। अब इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कहा हम चेस खेलेंगे, अब इसमें नहीं लगाओ, बोल के लगाओ, आप खुद लगाओ, हम चेस नहीं खेलेंगे, तो ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली बात हो गई। फिर क्या हम चेस खेलेंगे, क्या से शुरू हो गया, अब इसी में नहीं लगा दो, फिर से बाय 1 गेट 1 वाली फ्री बात होगी। मैंने कहा ना 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पर जिसको 3 समझ आए 3 समझ लो, जिसको 6 आए 6 समझ लो। पर एक बार बिल्कुल ध्यान से, ध्यान इधर उधर मत जाने दो, एक बार में अच्छे से समझो। अब WH वर्ड लगा लेते हैं, हम चेस क्यों खेलेंगे, WH वर्ड आ गया, और इसके बाद क्या, क्यों नहीं खेलेंगे। तो जैसे एक स्ट्रक्चर से 6 हिंदी बनती हैं वैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। आपको समझ में आ गया। जब किसी चैप्टर में जाते हो यही 6 तरह की हिंदी आती है, उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, ये सर कोई भी हिंदी आ जाए, अब मुझे वो चाहिए जिससे हम इंग्लिश बना सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आप पहले एक काम कर लो, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ हिंदी लिखी है, जैसे मैंने पीछे 1 के 6 हिंदी बनाए हैं। आप वीडियो को रोक लो और एक बार टेस्ट कर लो खुद को। एक होता है कि आप देखे जा रहे हो क्योंकि आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आप रोको और आप एक बार 6 हिंदी बना लो, इसको कंफर्म होकर आगे बढ़ो कि हाँ चलो हिंदी तो क्लियर हो गई आपकी। क्योंकि कई बच्चों का तो हिंदी ही प्रॉब्लम होता है, उनको हिंदी नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो वीक होते हैं। पर अब वीक बहानेबाजी मत करो कि वीक हो, अब इसको अप्लाई करो, अप्लाई करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि आप सही चीज आपके सामने आ रही है। अब हम शुरू करते हैं कमाल किसका, ये 6 वर्ड का। अब आप ध्यान देना कि स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है सबसे पहले हम लगा देते हैं सब्जेक्ट। कोई भी स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना ये सीक्वेंस है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये इनमें से अगर हमें पहले स्ट्रक्चर की इंग्लिश बनानी है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर देखना कितनी कमाल की बात है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला। हेल्पिंग वर्ब याद है ना आपको, जो मैंने कहा था अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जहां भी हेल्पिंग वर्ब है वहां पे नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमने इसका नेगेटिव बनाया तो पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस लगा के हमने क्या कर दिया, नॉट, बाकी कुछ नहीं किया, हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप सोच रहे होगे सर ये किस टेंस का है, ये मॉडल है क्या? नहीं, ये मास्टर तरीका है। हम इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाकर अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। पहले आपको मैं शब्दों का यूज बता रहा हूं कि एक से दूसरा कैसे बनाया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया, इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। अब तीसरे में क्या शुरुआत हुई थी,
अब आप ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, इसको पहले लिख लो। जब क्या से हिंदी शुरू होती है तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे उठा लिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कमजोर बच्चा सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, यही है शब्द, वही यहां से यहां हेल्पिंग वर्ब। अब जो बचा क्या बेटा, देखो ध्यान से देखो, क्या बचा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बचा और ऑब्जेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बनाने के लिए शब्द वही थे, बस हेल्पिंग वर्ब आगे ले ली। इतना तो कर सकते हो। अब जब सेंटेंस क्वेश्चन बन जाए तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के अगला वाला स्ट्रक्चर बना लो। इसी स्ट्रक्चर को लिखो, ये रहा सब्जेक्ट, यहां पे नॉट लिखकर आप इसको बना दो। देखो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या किया सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखा हमने नॉट, फिर लगाया वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये लो। अब आप देखो बाय वन गेट वन फ्री नहीं चल रहा है। अब 5th नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH आता है। बच्चा सोचता है अब यहां क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। WH की एक रिक्वायरमेंट होती, कहता है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए क्या, ये रहा WH के बाद क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। अब तुम यहां दिमाग मत लगाओ क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता क्या है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। आपको यही वाला लिखना होता है। एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है और एक WH वर्ड से शुरू होता है, यही तो तुम्हें समझना है। अब ये बन गया। अब ये क्योंकि ये क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, WH लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वर्ब लिखो और ऑब्जेक्ट, ये लो। ये होते हैं 6 स्ट्रक्चर। अब आप ये मत सोचो कि ये, अब कंफ्यूजन पता है क्या होती है बच्चों को, डायरेक्ट वो ये देख रहा होता है क्या हो गया ये, ऐसा कुछ नहीं। देखो लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6, इन 6 शब्दों का कमाल है, बस और कुछ नहीं है। ये समझ आया, एक बार समझ आया। अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं, देखना। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे थे वो ये थे कि जब भी हम किसी टेंस पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा। अब मेरे सामने 2 टेंस हैं, ध्यान दो। अब अप्लाई करेंगे इसको कि सर आपने 6 स्ट्रक्चर तो बता दिए 2 मिनट में, लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ घुसा ही नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया हुआ क्या ये। अब अप्लाई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक है, ये रही, और वर्ब एक है, ये रही, लेकिन इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब आ रही है। मैंने कहा ना, अभी बताया था कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, बी लिखा होगा, बीइंग लिखा होगा, हैव आ रहा होगा, हैव बीन आ रहा होगा, राइट। तो इनको हमें परवाह नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम इन फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कमाल की बात सुनो, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीजें बता दो। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाना है, यस बनाना है। विल और फर्स्ट फॉर्म 2 चीजें मुझे दे दी आपने। हमें आपने दे दिया कि सर हेल्पिंग वर्ब ये रही, विल, और वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म। 6 बना के दिखाओ, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में फिक्स है। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और वर्ब जहां लिखा है वहां पर कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। बताओ ये समझ में आया। अब मैंने कहा नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो विल के साथ में नॉट लिख दो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिख दो। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह विल लिखा, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो अब सर HV और वर्ब क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये तो मास्टर तरीका है, ये तो मुझे ये बता रहा है कि इस पोजीशन में लिखना क्या है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है। ये बता रहे हैं यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लिखो तो मैंने वहां पर फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर इस टेंस का बना रहा हूं, इस टेंस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब अगले में क्या करना है, सर ये क्या बोल रहा है, पहले क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे पता है ना इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। देखो कितना आसान तरीका है, इतना आसान। ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म चल रहा है, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बन गया। अब इसमें अगले में देखो, वैसे तो आपको मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे 14 सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से बना लेते हैं। पहले क्या लिखा मैंने, विल, फिर क्या आया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लो बन गया। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, WH आ गया। अब ये देखो लिखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो बस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर में नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। कितने आसान हैं, मुझे पता है। विल यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट,
और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये लो फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर बन गए। हमने हेल्प ली थी इसकी कि मुझे कहां पर कौन सा शब्द रखना है, मैंने रख दिया। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल बी है, मतलब 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो पहले स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, मुझे 2 चीजें बता दो। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, यस सर। हमें आपने हेल्पिंग वर्ब दे दी, क्या सर इसकी स्ट्रक्चर आप हेल्पिंग वर्ब दे रहा हूं विल बी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। बस ये 2 चीजें ले लो, बना के दिखाओ, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिक्स है अफर्मेटिव में। करेक्ट ना। इसके बाद यहां पर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल। यहां लिखा है सेकंड हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में क्या लगा है, बी। चलो बी लिख दिया। वर्ब कौन सी आ रही, V1 प्लस आईएनजी। अब आपको बस यहां पर एक छोटी सी बात अगर दिमाग में बैठ गई तो बस इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद तो ये है कि अप्लाई करते चले जाओ, अप्लाई करते चले, वो भी देखेंगे अभी हम। आपको जो हेल्पिंग वर्ब मेन है वो यही है। विल बी हेल्पिंग वर्ब इसकी है, पर हमें सेकेंड हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। नॉट लगेगा तो विल बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, ध्यान दो, विल बी के बाद नॉट नहीं लगेगा। हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये मेन है। इनके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड लगा है वो मेन नहीं है। तो करना क्या है सर, ये लो सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखा, विल। विल के तुरंत बाद क्या लिखा, नॉट। वो तो हमने यहां भी किया था, देखो। इसके बाद ये क्या लिखा है, अब जो यहां पे लिखा है, देखो बेटा, ये चीज बदलने वाली नहीं है। बी, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, ये चीज कहीं जाने वाली नहीं। खेल इतने में ही चलेगा, इतना ही खेल है। जो यहां पर हमने किया था, जो ये बदला था, हेल्पिंग वर्ब जरूर थोड़ी बदल रही, वही चीज यहां पे लागू होती है। बस इसी को ध्यान देना है। एक बार दिमाग में छप गया ना, हजारों स्ट्रक्चर से निकल जाओगे बाहर। आपको एक तरीका मिल जाएगा स्ट्रक्चर बनाने का। तो थोड़ा इसको समझो, देखो, प्रैक्टिस करो, खुद बनाओ, और आप 100% इसमें जीतोगे। अब कह रहा है क्वेश्चन बना के दिखाओ भाई। तो इसने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब लिखो। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर विल बी उठा लेते हैं पूरा, क्योंकि उनको पता है विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल बी पूरा उठा लिया, बस फंस गए। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे देगा, इंग्लिश में दे ही नहीं सकता है। तो आपने किया क्या, यहां पर आपने लिखा विल, फिर लिखा सब्जेक्ट, जो जहां पर था वो वहीं पर रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हो गया ना। अब क्या करें, इसका भी नेगेटिव बनाओ। तो आपने सीखा है ना, जब क्वेश्चन का नेगेटिव बनाना हो तो कहां नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद। याद कर लो ना, जब क्वेश्चन का नेगेटिव होता है तो कहां आता है, सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ गया, विल। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नॉट। बाकी यहां पर क्या है, मत सोचो यहां पर क्या है, जो पहले लिखा था ये यही रहेगा ना हर स्ट्रक्चर में। कुछ नया थोड़ी लिखना है आपको। आपको अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल देखना है कि ऊपर क्या लिखा है। हो गया, ये कह रहा है WH लगा दो, लगा दो। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगा दो, लगा दो। सब्जेक्ट लगा दो, लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ये तो वही है। बस समझ जाओ कि बी के साथ अगर छेड़खानी कर दी, हटा दिया तुमने तो गलत हो जाएगा, उसकी पोजीशन बदल दी तो गलत हो जाएगा। अब नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। WH लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। इसके बाद क्या आएगा, बी, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना अगर तुम्हें समझ आया है तो बेटा कहानी में हो गई आपकी जीत। कैसी जीत, ये लो। अब मेरे पास, मैंने वो मास्टर तरीका भी हटा दिया, मास्टर तरीका हटा दिया, क्योंकि अब वो मेरे दिमाग में आ गया। अगर मेरे वो दिमाग में आ गया, यही तो चाहिए ना, हम उस पेपर को लेकर थोड़ी कहीं जाएंगे। हमें चाहिए मेरे दिमाग में 6 स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में फिट हैं। अब मेरे सामने एक दे दिया हैड V3, एक दे दिया विल हैव V3। तो मैंने पहले ने ध्यान से देखा, अच्छा यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, 2 है, पर हमारे सर ने बोला ये मेन हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये बी की जगह आ गया है। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया। पहले सर मैं इसके बना के दिखाता हूँ। देखो बच्चों, देखो देखो कैसे अब समझ में आएगा। स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में है, अब वो जो दिमाग में है उसको यूज करो, और मैं यहाँ लिखता हूँ, मैच कराओ, क्या मैं सही लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर है ना, 2 बातें तो फिक्स है भाई। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा, V3। ये हो गया, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में बताओ नॉट कहां लगता है, सोचो, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो क्या ये मुश्किल है याद रखना, तुम हर स्ट्रक्चर को क्यों याद करोगे, ये तो बिल्कुल पागलपन है। V3 है तो V3 ही रहेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब मैंने कहा क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग ऑफ पहले ले आओ। भाई जिस चैप्टर को बना रहे हो, जिस टेंस में हो, उसी को पहले लेकर आओगे। अब थोड़ी ना पहले विल बनाया था तो सर यहाँ विल क्यों नहीं लगा रहे हो, इस टेंस में है तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा मैंने, हैड लिखा, फिर क्या लिखा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा V3, फिर क्या आया ऑब्जेक्ट, बन गया। अब मैंने कहा क्वेश्चन बन गया ना, नॉट, नॉट कहां लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो मैंने लिखा हैड, हैड के बाद लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आया नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना। अब ये क्वेश्चन तो बन गया है। अब सर ने बोला WH लगा दो, लगा दिया। WH के बाद तो यार हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, अब मैं यहां दिमाग लगा रहा हूं क्या लिखूं क्या लिखूं, मत यहां दिमाग लगाओ। हेड के बाद क्या आता है, ऊपर लिखा हुआ है, हेड के बाद क्या लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है, बन गया। अब ये बन गया, एक और बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाता रहना है। बच्चों लो कितना आसान है, क्यों आपको रटना है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आपको किसी स्ट्रक्चर, आपको जरूरत नहीं है कि हर स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने गुजरे, अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। हमने सब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लिया, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब, मुझे बताओ वर्ब कौन सी है। स्ट्रक्चर 6 बना के दूंगा मैं, तो तुमने बता दी सर हेल्पिंग वर्ब तो है विल हैव, और वर्ब का है थर्ड फॉर्म। अब इसके 6 बनाने हैं। पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा मेन हेल्पिंग वर्ब विल है, ये हर एक सेंटेंस में एक साथ रहेगा, हैव कहीं हिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया तो क्या लिखा मैंने विल नॉट, और बाद में क्या आएगा हैव और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दो हमारे लिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब था, बस खेल इतने में ही चलना है। कह रहे क्वेश्चन बनाओ, हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आओ, हेल्पिंग वर्ब। गलती समझो बेटा, विल हैव को पूरा उठा लिया, गलत हो गया। हमने कहा ना आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब मेन होती है, तो पहले क्या आएगा विल आएगा, फिर जो बचा विल इधर लिख दिया है तो क्या आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हैव। अब बच्चा सोच रहा है ये हैव कैसे आ रहा है, मैंने क्या कहा ये तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, सब में हैव V3 हैव V3 हैव V3 सब में आएगा। अब इसका नेगेटिव, अब क्वेश्चन बन गया, बस रिलैक्स्ड। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, आपने लिखा विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लो बन गया। अब WH लगाना है, WH को क्या चाहिए इसके बाद, इसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, ऊपर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, ऊपर लिखा है, हमें पता है। प्रैक्टिस करते करते इस तरह से खून में चला जाएगा ये तो मेरे। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। देखो पूरा मैं यही लिख रहा हूं, बच्चा यहां देखता है कि मैं क्या लिखूं, यहां देख रहा है क्या लिखूं, आगे क्या आएगा, नहीं यार मुझे तो नहीं आया, कुछ नहीं, सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से बनते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लो बन गया। सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, हो गए। अब देखो ये दो स्ट्रक्चर हैं जिनको सीखना हर बच्चे के लिए जरूरी है, अलग से वो भी। समझो क्यों, जब इस स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। इधर देखो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। इन स्ट्रक्चर को अलग से सीखने की जरूरत है, नहीं तो इनमें गलती हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन छोटी सी बात अगर समझ गए तो कहीं गलती होने वाली नहीं है। देखो समझो, जो चीज जरूरी है वो मैं जरूर बताऊंगा, और आपको जाननी भी जरूरी है। सीरियस बच्चों की अच्छी बात यही होती है कि उनको हर इंपॉर्टेंट बात जाननी होती है, और वो सीरियसली सीखते हैं इस बात को। देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें दिया गया है, पहला स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट SES और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पहला स्ट्रक्चर। जबकि हमारे रूल में क्या था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर्स में ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके पहले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, चलो नहीं आती कोई बात नहीं, तो सर इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे फिर हम, तो बनाएंगे ना, नेगेटिव स्ट्रक्चर का हमें मास्टर फॉर्मूला पता है। क्या होता है नेगेटिव का, कहता है सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसके बाद नॉट लिखो, फिर वर्ब लिख दो। ये है ना हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, बोलो है, हाँ है सर। तो बस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, ये रही हेल्पिंग वर्ब। हमें पता तो है ना इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल्कुल पता है सर। तो लो ये डू या डज, डू या डज। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके साथ में नॉट लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट, ये लो नेगेटिव सेंटेंस। एक और बात ध्यान रखना, जैसे ही सेंटेंस में डू डज आ जाता है ना, तो वर्ब में SES लगना बंद हो जाता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है।
इसीलिए जानना जरूरी है, नहीं तो बच्चे अधूरा सीखते हैं। तो गलती क्या हो जाती है, पहले तो वो डूडल्स यहाँ लगा देते हैं। दूसरी गलती पता है क्या होती है, सब में V1 SES हो रहा होता है। मुझे पता है आपसे गलती नहीं होगी। अब ये बन गया। अब तीसरा पता है कैसे बताया था मैंने कि हेल्पिंग ऑफ पहले आएगी। अब बच्चा सोचता सर इसमें तो हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं, तो क्या करूं। इसीलिए तो हमने कहा ना याद रखो, ये रही ना हेल्पिंग ऑफ। तो हेल्पिंग ऑफ हमें पता है इस टेंस की, तो वो लिख देंगे ना डू डज। हेल्पिंग ऑफ के बाद सर क्या आता है, सब्जेक्ट, बाकी क्या आएगा V1 ऑब्जेक्ट। लो हो गया पूरा काम, क्वेश्चन बना, नॉट यहां लगा देंगे। देखो डू डज, सब्जेक्ट के बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। अब क्या बचा सर, WH हेल्पिंग वर्ब डू डज। डू डज के बाद सर क्या आता है, ये लिखा है ना, डू डज के बाद क्या आता है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के फिर से बना देंगे, डू या डज लिखेंगे। कितना आसान है, क्यों रटना, मुझे नहीं रटना, कभी मेरे बच्चों को नहीं रटना पड़ता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये लो सारे स्ट्रक्चर हो गए। गलती यहां से शुरू होती है, अगर उसने ये समझा और इसी को लगा दिया। अब सोचो बेटा, सब में V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट अगर लिख रहे हैं तो कितनी भयानक गलती है। पूरी इंग्लिश गलत हो जाएगी, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फ्लुएंसी नहीं आएगी। अब इसको समझ लो, इसको समझ लो, बहुत आसान है सारे स्ट्रक्चर, समझो। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आया V2 ऑब्जेक्ट। बताओ इसके अंदर हेल्पिंग ऑफ है क्या, नहीं है। पर इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ तो पता है क्या होती है, डिड। जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग ऑफ के साथ लगता है ना। और जब डिड आ जाता है तो बेटा V2 नहीं आता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है। ये भी ध्यान रखना है, बच्चों की गलतियां तो यही होती हैं। V2 तो सब में V2 गलत हो गया ना गलत, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी गलती बताऊं, दूसरी गलती समझो। बच्चे पता है क्या करते हैं, उनको लगता है कि पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लिखते हैं सब्जेक्ट डिड V2 ऑब्जेक्ट। अब बताओ, इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग ऑफ नहीं आती है, दोनों टेंस में नहीं आती है, तो नहीं आती है तो नहीं लिखेंगे। नेगेटिव की गलती देखोगे, देखो नेगेटिव की गलती बच्चे करते हैं, सब्जेक्ट डिड पता है, नॉट लगा लिया, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये गलती, ये जानना जरूरी है। डिड आने के बाद आपका सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। अब अगला कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग ऑफ पहले आएगा, हेल्पिंग ऑफ पहले आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं है। जिन बच्चों को लॉजिक बैठ गया होगा, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अब आप बताओ कि हमें किस पर बनाना है। बताते हैं ना, रुको एक मिनट, इसको कंप्लीट तो कर ले पहले। डिड, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, V1 ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, WH को क्या चाहिए, हेल्पिंग ऑफ, तो लिखा डिड। अब डिड के बाद क्या लिखूं, सर ऊपर से देख लेते हैं, हमें पता तो है क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। अब बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर ये तो टेंस की बात कर रहे हो आप, टेंस के बाहर चले जाएं तो क्या इसका अप्लाई हो जाएगा, पैसिव वॉइस में अप्लाई हो जाएगा। सर एक एक एग्जांपल अगर मिल जाता, मैं देख लेता, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। तो देखो, मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पे हो। टेंस के बाहर चले गए हम, यहाँ पर शुड हैव हेल्पिंग ऑफ है, यहाँ पर शुड है, हमें वही लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पर तो हेल्पिंग ऑफ एक है, यहाँ पर डबल है, लेकिन हमारी मेन हेल्पिंग ऑफ क्या रहेगी, शुड। मैंने क्या बताया, बीन हो, बी हो, हैव बीन हो, इससे कोई लेना देना नहीं हमें अपना मेन हेल्पिंग ऑफ, मेन रूल फॉलो करना है। ये लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर शुड और V1, दो चीजें आपने बता दी मुझे। सर शुड लगा लो, V1, इसके 6 बना दो। लो देखो, अब मुझे पता है आपके दिमाग में आगे आगे स्ट्रक्चर आएगा, चलना चाहिए। बताओ मुझे यहाँ पर क्या करना है, बताओ जल्दी से। नॉट कहाँ लगेगा, बता रहे हो ना, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोलते रहो, बोलोगे तो यही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ मतलब शुड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बन गया तो नॉट कहाँ लगेगा, बताओ, फिर बोल कर बताओ। शुड आया, फिर क्या बोलोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करना सर, WH वाला आ गया, WH लगाया सर, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ, कौन सी हेल्पिंग ऑफ सर, ये रहा ना हेल्पिंग ऑफ, शुड। अब बच्चों बताओ, शुड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब सर इसका क्या करें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के बना लो ना, सब्जेक्ट लिखा, शुड लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, V1 और ऑब्जेक्ट।
हर कमजोर बच्चे को अगर आप ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उसकी बहुत बड़ी महीनों की प्रॉब्लम, महीनों की तो छोड़ो, कितने सालों से इंग्लिश कोर्स चल रहा होता है, हर क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इस स्ट्रगल से तो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। पर अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आप तक पहुंच गया है ना, अब आपकी जिम्मेदारी आगे। ये हो गया कंप्लीट। इसमें क्या है सर, बच्चा कह रहा है सर क्या है, क्या आपने विल की जगह शुड रख दिया है, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए जिसको देख के ही लगे अरे यार ये तो बस शुड लिख दिया सर ने विल की जगह पर। लो सर अभी बना के देते हैं। आपने शुड लिखा, ये लो शुड, शुड फिर लिखा हैव, फिर V3 ऑब्जेक्ट। सर ने क्या बोला था, ये कहीं पर हिलने वाला नहीं है, आपका मेन हेल्पिंग वर्ब ले लो और बाकी सारे स्ट्रक्चर बना लो, तो मैं करके देता हूं। सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने लिखा शुड, शुड के साथ लग गया नॉट, बाकी सब कुछ रहेगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सर बन गया ना। हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाने को बोला है, उठा लो जैसा यहां पर किया था, शुड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, इसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। बन गया सर? हाँ बन गया। अब क्वेश्चन बन गया तो अब तो मैं राजा बाबू हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना मुझे अच्छे से पता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा, फिर इसके बाद जो बचा क्या, ये बचा ना, लिख दो हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। सर WH वाला वर्ड, अरे सर ये लो, WH को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब शुड। सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखूं, तो यहां मत देखो ना, देख लो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। हाँ, नॉट वाला पहले मत लिख देना, न पता चले, नॉट वाला V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सर अब छठा कैसे बनाऊं, इसमें तो शुड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये रहा सब्जेक्ट, नॉट लगा दो यहाँ पर, WH शुड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। ये लो, बदला क्या था, कुछ नहीं बदला, हेल्पिंग वर्ब बदली बस, उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को समझो, हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं, वर्ब का कोई रोल नहीं, वो तो एक स्थान है उसका, वो दे दो। अरे बच्चा कह रहा है कि सर ये तो ठीक है, एक पैसिव का एग्जांपल दे दो आप। ये लो, पैसिव वॉइस में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव। ध्यान देना, एक पैसिव सीखना है आपको, एक पैसिव तो देखना ही देखना है, क्योंकि एक पैसिव सीख लिया तो सैकड़ों चैप्टर के पैसिव के आप खुद बना लोगे। चलो देख लेते हैं। इसका तो मुझे पता है, सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे ये तो मेरे दाएं बाएं का काम है। ये लो, सब्जेक्ट इज MR V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। नॉट लगा दो, इज MR के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट क्योंकि इज MR हेल्पिंग वर्ब है, इज MR, इसके बाद नॉट लगा देंगे, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है सर, क्वेश्चन बनाना जल्दी से उठा लो। इज MR उठा लिया, फिर क्या है, सब्जेक्ट आ गया V1 ING। सर इसका मैं बताऊं, इसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। ठीक है, लगा देते हैं, वेरी गुड। इज MR, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना, देखो हो गया ना। इसके बाद क्या ना, WH लगा दो। सर इसको क्या चाहिए, WH को हेल्पिंग वर्ब। सर ऊपर लिखा है, लिखो जल्दी से, इज MR लिख दिया ना सर, इज MR लिख दिया। इसके बाद ऊपर बाकी जो बचा जल्दी से लिख दो सर, जल्दी लिखो, आगे भी हमें पैसिव वाला देखना है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर से लिखा WH, और अब क्या करना है इस वाले में, सर क्या करना, बताओ बेटा क्या करना है। सर बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, पूरा ज्यों का त्यों लिख दो। ये तो बड़ा आसान निकला, लो हो गया। अब पैसिव वॉइस का बता दो सर, क्या ऐसा ही होता है। एक छोटी सी बात अभी समझ लो, वैसे तो पैसिव में आगे बढ़ाओ तो बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये स्कूल का पैसिव है, पर मैं आपको सीधा पैसिव स्ट्रक्चर का बता रहा हूं। बेटा शुरुआत कहां से हो रही है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है, ETC मतलब एटसेट्रा। दो बातों को पहले दिमाग में समझो, क्या समझना है। यहां पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको यह कहूं, इसी स्ट्रक्चर में जहां जहां सब्जेक्ट लिखा है बस आपको ऑब्जेक्ट 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 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो क्या ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। क्या सब्जेक्ट की जगह ओ, एस की जगह ओ बनाने से आपकी नए स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। समझो, जो स्ट्रक्चर यही है बस यही रहेंगे, बस जहां जहां एस आ रहा था वहां वहां ओ लिखेंगे, मतलब जहां जहां सब्जेक्ट आ रहा था वहां वहां ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बच्चे पता नहीं कितने परेशान रहते हैं, सर पैसिव के हमें स्ट्रक्चर कब सिखाओगे। आपने स्ट्रक्चर तो सीख लिए, सारे स्ट्रक्चर हो गए, देखो ऑब्जेक्ट लिखा,
ऑब्जेक्ट लिखा, मैं इसको हटा देता हूं पहले सारा। ऑब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखा, इज, एम, आर। एक ही बार तो देखना है, ध्यान से देखो। और साथ में यहां पर क्या रहा है, बीइंग। इसके बाद क्या रहा है, V3 ETC। आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप बाई के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो तो बाई प्लस सब्जेक्ट, हर सेंटेंस के लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हो, पर अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं। अब नेगेटिव बनाने का कंसेप्ट क्या था, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ। पर सर यहां पर तो बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है, तो सर ने यह भी बताया है कि सेकंड वाले हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वो जहां लिखा है वो हर सेंटेंस में वहीं पर लिखा रहेगा। तो करना क्या है सर, अरे ये बेटा हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, इज, एम, आर लिख दिया, वेरी गुड। इसी में नॉट लगाना है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमें जो हेल्प कर रही है उससे वो हेल्प लेते रहेंगे। ये लो बन गया दूसरा। सर क्वेश्चन बनाने के लिए इज, एम, आर, बीइंग पहले उठा लें, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इज, एम, आर पहले लेना है। इज, एम, आर, इसके बाद सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इज, एम, आर जब पहले आएगा तो फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था, एस की जगह पर ओ लिखना है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं नया शब्द देखकर, उनको लगता है यहां कोई स्ट्रेटजी लगने वाली है, कुछ नहीं। अब अगर नेगेटिव इसका बनाना है तो क्या करें, सर पहले तो सब्जेक्ट में नॉट लगाते थे, अब क्या होगा, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, बस उसके बाद लगा दो नॉट। पोजीशन थोड़ी बदलेगी, शब्द बदल गया है, इज, एम, आर लिखा, ये रहा ऑब्जेक्ट के साथ में नॉट, बाकी कुछ बदलने वाला है ही नहीं। ये लो V3 प्लस ETC। इसके बाद सर WH वाला भी एक बार बता दो, ये लो WH आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सर हेल्पिंग वर्ब बात जो बताया था पहले वही करूं क्या, ऊपर से लिख लूं, ऑब्जेक्ट लिख लिया, बीइंग लिख लिया, V3 लिख लिया, ETC लिख लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सर लास्ट वाला, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, बोलो किसी भी पैसे में क्या बदलता है, एस की जगह अगर ओ लिखने से इतना घबरा जाओगे तो फिर तो इंग्लिश ही पूरी आपको परेशान कर देगी। ये लो हो गया। ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं। और जो बच्चे सोच रहे हो बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा, आप हर एक स्ट्रक्चर के लास्ट में बाई प्लस स्ट्रक्चर लिख सकते हो। लो सारे पैसिव के स्ट्रक्चर हो गए। कहानी में क्या समझ आया कि एस की जगह ओ लिख देने से स्ट्रक्चर का कुछ नहीं बदलता है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कभी कभी नॉट हमने यहाँ भी पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ नॉट पढ़ा है, यहाँ पर भी नॉट आता है। तो हाँ, वो एडवांस में आएगा, जब एडवांस कोर्स हम आगे पढ़ाएंगे तो थोड़ा बताएंगे, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बदलेगा तो उसका मीनिंग भी थोड़ा बदल जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। बाकी अब आपके स्ट्रक्चर सारे खत्म हो गए हैं। अब चाहे आपके सामने एक्टिव वॉइस आए, आपके सामने चाहे पैसिव वॉइस आए, जो भी आएगा सबका स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी बिना रटे। अब समझो आपको क्या करना है। किसी ने कहा बेटा बहुत होशियार बन रहे हो, जरा इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इस टेंस के इसका दिखाओ, पैसिव वॉइस है। तो बेटा तुम्हें सबसे पहले क्या नोटिस किया, सर विल बी दिखा, मुझे V3 दिखा। करना क्या है, मेन हेल्पिंग ऑफ विल बी है क्या, नहीं सर, एक ही हेल्पिंग ऑफ मेन होता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखकर पागल समझ रखा है क्या, हम सिर्फ विल से बना लेंगे, हम विल को पहले उठा लेंगे, विल के साथ नॉट लगा के बाकी सेम टू सेम लिखते रहेंगे। बन गया ना स्ट्रक्चर। अब ये आपको करना है, करके देखो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, उस बच्चे तक जरूर भेजो जो परेशान है, जिसको लगता है कितने स्ट्रक्चर याद करें, कितने याद करने हैं मुझे, बिल्कुल याद नहीं करना है। अब आप किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई भी टेंस मॉडल कुछ भी बना रहे हो, इसको अप्लाई कर दो, आपके स्ट्रक्चर तैयार हैं, यहां पर तैयार हैं, यहां से इंग्लिश निकलने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।